નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ. આજે એક એવું વ્યક્તિત્વ જે પોતાના વિધાનોથી સતત વિવાદમાં રહે છે, કંઈક એવું કરે છે કે કમ્પલસરી મીડિયા અને બાકીના દરેકે દરેક ઇન્ડિયન જે પણ જાગૃત સિટીઝન્સ છે તે લોકો એમના નામની, એમના સ્ટેટમેન્ટની ચર્ચા તો કરવી જ પડે. હર હંમેશ સેન્ટરમાં રહેવાવાળા, વિવાદ ઊભો કરવાનો અને એક લેવલ સુધી અંજામ ન મળે ત્યાં સુધી તેને છોડવાનો નહીં, पीछो क्यारे छोड़ता नहीं. सुब्रमण्यम स्वामी हमारी साथ है. सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपका स्वागत है. मैंने जो परिचय दिया शायद बराबर? हाँ, समझ गया हूँ. तो हम तो गुजरात के जमाए हैं, तो मेरे पत्नी तो गुजरात से ही है. नहीं, ये जो मैंने परिचय दिया आपका वो क्या सही है कि जो पकड़ लेते बात वो कभी छोड़ते नहीं है? वो तो है ही, वो तो दिखाई पड़ता है. मैं परिचय आपकी यानी आप देने वाले हैं और मैं कभी विरोध नहीं करता हूँ कि कोई भी परिचय हो जाए. बात ये पूछनी थी आपसे, पहले सीधे आते जो करंट टॉपिक है उसी के ऊपर. राहुल गांधी फिर से एक बार निशाना, गांधी परिवार और उसमें भी उनके सुपुत्र राहुल गांधी के ऊपर. जी, अभी तक जो भी मैंने आरोप लगाई है इस परिवार के खिलाफ सारे सिद्ध हो गए. इसने कहा था कि मैं सोनिया गांधी ने, इनकी माँ ने कहा था कि मुझे इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से डिग्री मिली. मैंने चैलेंज किया, प्रूव किया कि ऐसे कभी नहीं थी, वहाँ तो स्टूडेंट भी नहीं थी. और आखिर में उसने क्या कहा, जब स्पीकर ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा था तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये टाइपिंग मिस्टेक. अब टाइपिंग मिस्टेक इतना लंबा कि गॉट अटेंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, इतना बड़ा टाइपिंग मिस्टेक. ये टाइपिंग मिस्टेक अगेन. तो अब ये मैंने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया. मैंने इसने जो राहुल गांधी ने जो गुप्त रूप से भारत सरकार की जो एजेंसीज को जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अनुसार बतानी चाहिए, उन्होंने बताए बिना एक कंपनी वहाँ बनाई और उसमें उसकी पहले वो जब इनकॉर्पोरेशन होती है कहते हैं इंडियन, उसके बाद फिर वो ब्रिटिश 5 साल के लिए लगातार कहते हैं. अब कहते हैं कि वो टाइपिंग मिस्टेक है. अब एक इसको कौन विश्वास करेगा? मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये, तो राहुल गांधी की दी हुई डॉक्यूमेंट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको उन्होंने क्लैरिफिकेशन तो दे दिया कि इट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक. तो आप तो मेरे हिसाब से आप न्यायाधीश होंगे तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई अपराधी जेल नहीं जाएगा. नहीं, फिर भी ये लॉजिक तो दिया, वो बात तो है. नहीं, ये कोई लॉजिक है कि ये ऑनलाइन में ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है. नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, परंतु आप विश्वास करते हैं कि 2005, 6, 7, 8, 9 5 साल वो कहते हैं कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और सब टाइपिंग में. तो इसका मतलब ये कहा जाए कि अभी तक हम जब भी हिंदुस्तानी बात करते हैं, अभी हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कई बार हमारे बुजुर्ग बात करते थे कि अगर परफेक्शन सीखना है तो अंग्रेजों से सीखो, ब्रिटिशरों का सीखो. तो ये परफेक्शन में कहीं गलतियां भी शुरू हो गई. ये तुम्हारे पूर्वज जो उन्होंने ये कहा है वो उनकी हीन भावना अंग्रेज़ों ने दिमाग में भर दी. हमें अंग्रेज से कुछ सीखना नहीं है. ये तो हमारी ऋषि मुनियों ने कितने 10,000 साल पहले कहा है. हाँ, और बोला है कि सत्य बोलो, निर्डर रहो. ये सारी बातें हमें सिखाया गया. ये सारे 1000 साल के जो आक्रमण हुए हैं उस कारण से कई विकृतियाँ आ गई है. तो आज जो राजा करेगा वो सही है और उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है. बार बार आपको ये जो सवाल पूछता है, वही सवाल आज से 5 साल पहले इंटरव्यू में भी पूछा था, वही सवाल मैं अगेन आपको रिपीट भी कर रहा हूँ. इतने सारे इस मुल्क के दुश्मन है, इतने सारे लोग हैं जो इस देश को कहीं गर्दा में ले जाते हैं, इतने सारे लोग हैं जो देश हित के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी को सिर्फ गांधी परिवार ही दिखता है, उनको और कोई दिखता ही नहीं है. ये भी आक्षेप है. क्या पर्सनल कुछ राइवल है, क्या कुछ समथिंग इज देयर? नहीं, ये तो आपकी आरोप है. इसको तो मैं बेबुनियाद समझता हूँ और इसका जवाब देने को मैं प्रतिष्ठा भी नहीं दूंगा. इस पिछले 70 साल से 68 साल गांधी परिवार यहाँ राज की है 60 साल यानी 58 साल. तो उसके बारे नहीं बोलूँगा. जो राजा हैं
तो मैं क्या प्रजा के बारे में बात करूँगा? मैं कोई पुलिस कांस्टेबल को पकड़ूंगा? हम तो मानते हैं कि सारा देश में जो दुर्गुण है, जो भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे आता है। ऊपर के राजा या राज करने वाले लोग स्पष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो फिर इस देश में शुद्धता होगी, और इसीलिए मैं उनको टारगेट करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ गांधी परिवार का किया है। मैंने जब लालू यादव थे उस पर बोला है, मैंने जयललिता को जेल भेजा है। तो ये आप ऐसे ही जो कांग्रेस की प्रोपेगेंडा है उसको दोहराइए मत। ये कांग्रेस की प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ हमें टारगेट बनाते हैं। हाँ, बस, और पब्लिसिटी के लिए करता है। बाकी जहां लगता है वहां सुब्रमण्यम स्वामी अपनी आवाज उठाते ही है। जहां पे भी गलती लगती है। मैंने अभी तक एक भी आरोप नहीं लगाई जो गलत हुई, उसका कोई नहीं। वो रोज़ बोलते हैं कि वाह ऐसे ही बोलते रहता है, सब गलत हैं। झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने ये आरोप जो राजीव गांधी, ये राहुल गांधी की विदेश जो नागरिकता है, ये मैंने 2012 भी उठाया था। मैंने नहीं उठाया था। मैंने इतना ही कहा था कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसको डिग्री नहीं मिली। आपने 5 साल पहले इसी इंटरव्यू में, इस अतिथि शो में आपने कहा था, जब सोनिया जी की डिग्री के बारे में एक सवाल था, आपने ये बात बताई, उसमें कंटिन्यूटी में आपने ये बोला था कि देवांग जी देखो, आने वाले दिनों में मैं राहुल गांधी का भी पर्दाफाश कर रहा हूँ उसकी एजुकेशन डिग्री के लिए। हाँ, किया मैंने, और वह बात सही निकली। वो फेल हो गया है, और वो भी वो कहता है उसकी सर्टिफिकेट, उसके फेल सर्टिफिकेट भी उसके नाम पर नहीं है, कोई दूसरा नाम है राहुल विंची। उसका सफाई दिया कि सिक्योरिटी के कारण मैंने दूसरा नाम लिया। अब ये सारे सिद्ध करने की बात है। अब ऐसे आरोप तो स्मृति ईरानी पे भी लगे हैं। स्मृति ईरानी में ऐसी कोई आरोप नहीं लगी है। स्मृति आरोप एक है कि वो कहा कि मैं येल गई थी, पर येल तो गई थी वो, परंतु डिग्री के लिए नहीं गई थी, और उसमें कोई केस नहीं बनता। कोई केस नहीं बनता। थोड़ा सॉफ्ट करो। और स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का तुलना मत करो। स्मृति ईरानी कोई इस देश की नेतृत्व संभालने के लिए प्रचार नहीं कर रही है। उसने जो कहा है उसमें कोई दम नहीं है। मैंने पूरा विश्लेषण कर लिया, इसीलिए अभी तक उसमें कुछ निकला नहीं है। सब भूल गए। एक समय में उठाया, जैसे वसुंधरा का उठाया, सुषमा स्वराज को उठाया, फिर ठंडा सब। मैं तो कभी छोड़ता नहीं हूँ, ना बोलता नहीं हूँ, बोलूँगा तो छोड़ूंगा नहीं। ओके, आपने जो बताया वसुंधरा राजे जी का, सुषमा जी का, स्मृति ईरानी का, एक सीधा सवाल, कहीं आपको लगता है, क्योंकि ये सवाल मुझे मालूम है हमारी इंडस्ट्री से साथ जुड़ा हुआ है, और वी आर वेरी ब्लंट चैनल, बहुत ओपन भी है, हम ट्रांसपेरेंट भी है। डू यू फील दैट कि कई बार जो एक इश्यू को एक अंजाम तक कोई मीडिया ट्रायल पहुंचाता है, कहीं सक्सेस भी हुआ है कई केसेस में, वन सेकंड सर, जस्ट लेट मी फिनिश। लेकिन एक इश्यू उठने के बाद उसको एक मकाम पे छोड़ देना, ये कहीं आपको लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री भी कहीं किसी का टूल बन जाती है? मैं आपको बहुत ओपन एक इजी बोल देता हूँ आपको बैटिंग करने के लिए। आपके बारे, आपके चैनल के बारे सब अच्छा बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ आपको, सिर्फ मैं आपके चैनल में आया हूँ, परंतु हमारे यहाँ गुजरात के लोग सब कहते हैं आपका चैनल के बारे में, वो तारीफ़ करते हैं या प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो नेशनल टीवी कहते हैं, और ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ी है, उसमें उसको मालिक कंट्रोल करता है, और जब काम हो जाती है छोड़ देते हैं। नितिन गडकरी को पद से उतारना था क्योंकि वो सोनिया का बहुत सख्त विरोध था, और वो एक निर्णायक अध्यक्ष था, उसके बारे झूठे आरोप लगे, और जिस दिन वो पद छोड़ा ख़त्म हो गया। जस्टिस गांगुली, उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में बहुत शानदार जजमेंट दी, और एक बेबुनियाद आरोप लगा दी कि लड़की को पर हाथ लगाई। जिस दिन वो ह्यूमन राइट्स कमीशन से इस्तीफ़ा दे दी, उस दिन से समाप्त, कुछ नहीं, FIR सब बंद, लड़की भी भाग गई साउथ अफ्रीका। अच्छा, तीसरा भी श्रीनिवासन, दाऊद का विरोधी है, पाकिस्तान से क्रिकेट लड़ने यानी स्पर्धा में वो आने नहीं चाहते थे, तो उनको निशाना बनाया। आज वो नहीं है, सब ठंडा। तो मैं तो समझता हूँ निश्चित तौर पर मीडिया एक किसी की पंजे बनती है, और उसके आधार पर वो काम करती है। और मैं जानता हूँ कि अधिकांश जो सीनियर का लोग कहते हैं, उनका कहीं ना कहीं ऐसा
संबंध है। और ऐसे लोग इतने अमीर बन गए हैं। एक एडिटर है जिसका नाम आपके मर्यादा के लिए मैं नहीं लूँगा, दिल्ली में दे सकते हो यहाँ पे। दिल्ली में वो एडिटर था, अभी रिटायर हुआ है। उसके पास संपत्ति है 300 करोड़ रुपए, जब उसको 10 साल पहले 3 करोड़ भी नहीं था। तो ये इसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, परंतु ये सारी बुराई के बीच में भी अच्छे लोग हैं। ये हिंदुस्तान में जो निराशा पैदा करते हैं कि ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही है, कुछ नहीं होने वाला है, ये सिस्टम फेल होने वाला है, ये ऐसे ही है, अमीर लोगों का है, ये तो जानबूझकर निराशा फैला रहे हैं ताकि आप लड़े ना। क्यों कहते हैं कि आपको जीत नहीं। यहाँ रोकूंगा आपको। अब वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक મિત્રો, સુબ્રમણ્યમ સ્વામી સાથેની વાત બીજા તબક્કાની એક વિરામ બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। સુબ્રમણ્યમ जी, एकेडमिक कैरियर, एक परिवार में एक अच्छे रोल निभाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। पॉलिटिक्स में भी अपना बिल्कुल योगदान देते हैं। इस टाइप की इन्वेस्टिगेटिव जो भी स्टोरीज़ होती है उसमें खुद इन्वॉल्व होके मुकाम तक, उसको अंजाम तक वहाँ पे पहुँचाते भी है। इस सब के बीच में सही में सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? ही इज़ अ एकेडमिस्ट, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ सोशल वर्कर, ही इज़ अ गुड फैमिली मेंबर, व्हाट? क्या अगर खुद पूछा जाए इंडिविजुअली तो क्या है? इंडिविजुअली मैं उन संतों और ऋषियों के वारिस हूँ जो किसी से डरे नहीं और ज्ञान भी दिया और लड़े भी। जैसे चाणक्य थे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे और गांव में गुरुकुल चलाते थे। उस समय नंदा डायनेस्टी ने उसकी अपमान की तो उसने उनको उतार दिया। जिस दिन उसने दूसरा राजा ढूंढ करके बैठाकर उसको चला दिया थोड़े दिन के लिए, फिर प्रधानमंत्री पद छोड़कर वापस गुरुकुल में चले गए। तो ये हमारी परंपरा रही है कि जो इस देश में सब कुछ त्याग कर देता है, माने उसको कोई सुख की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई पद की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ज्ञान के लिए है और दूसरे लोगों को शिक्षित करने की उसकी इरादा है। वो जब अन्याय देखता है उसको लड़ना है। ये परंपरा में मैं नकल करता हूँ। इस चाणक्य को लोगों ने बहुत बार गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया एज अ टूल। नहीं, कोई नहीं मुझे उपयोग कर सकता है। जो भी मैं करता हूँ मैं अपनी इच्छा से करता हूँ और मेरे ऊपर आरोप यही है कि मैं किसी का सुनता नहीं हूँ। जरूरत पड़ती है यदि ये स्वामी को अपने खेमे में रख देते हैं। नहीं नहीं, और जब हम ऐसे खेमे में ऐसा होता तो आज मैं ये नहीं करता, क्योंकि अधिकांश लोग चाहते हैं कि स्टेटस को बने रहें और वो उथल पुथल नहीं चाहते। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैंने किया किसी का लाभ हुआ है तो फिर वो मैंने करना है और ये नैतिकता है मुझे करने के, इसीलिए मैं करता हूँ। और यदि मुझे ये बात मेरी बारे ये होती कि मुझे उपयोग किया जा सकता है तो आज मेरी ये एक व्यक्तिगत जो एक लोगों में एक इम्प्रेशन बनी है, हाँ, वो नहीं बनता। ये भी ख्याल करते थे लोग। कहीं जो मैं शुरू करता उसको चुप कर सकते थे कि अच्छा हो गया, अब काम बंद, अब उनको ठीक कर दिया है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पिछले कितने सालों से लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी दिखेंगे। सेट नहीं होता या लोग डरते आपको कहीं अपने साथ? हाँ, वो तो है, तो उससे क्या है। जब मेरा प्रारब्ध में लिखा है कि मुझे पद है, मैं 5 बार पार्लियामेंट जीता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पॉकेट से 1 लाख भी नहीं खर्च किया। पार्टी ने जो खर्च किया मैं नहीं जानता, बट जीता 5 बार और रिकॉर्ड मार्जिन से जीता। ओके, दूसरा है कि सिर्फ मेरे गांव में नहीं जीता, बम्बई में 2 बार जीता। हाँ, तमिलनाडु में मदुरई में जहाँ सबसे बड़ा नफ़रत है ब्राह्मणों के बारे, वहाँ जीता। उत्तर प्रदेश में 2 बार राज्यसभा जीता। किसी ने नहीं कहा ये मद्रासी है, बाहर का है। हाँ, सब ने स्वागत किया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कैसा हुआ। इसी प्रकार से 2 बार मिनिस्टर बना। 1 बार मैंने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाई
और उसके बाद मैं और नरसिम्हा राव मिलकर की थी। मैं नरसिम्हा राव का भी मंत्री पद में था और मीडिया ने मनमोहन सिंह को क्रेडिट दे दी। प्रधानमंत्री के बनने के बाद तो एक भी रिफॉर्म नहीं कर सके। उस समय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होकर इतनी अभूतपूर्व परिवर्तन कर दी। तो ये नरसिम्हा राव मैंने दोनों किया। दोनों को सोनिया गांधी ने नफरत किया और इसीलिए देख अब अपनी तंत्रों को उपयोग करके मीडिया में हमारी नाम नहीं आनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को नाम दिया। ओके, अगेन रोकता हूँ, एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक મિત્રો, વિરામ બાદ અંતિમ તબક્કાની વાતો સુબ્રમણ્યમ સ્વામી સાથે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। સાઉથ, ब्राह्मण, पंडित, इतने विलक्षण बुद्धि चातुर्य, साउथ में डेवलप किया अपने आप को, पढ़ाई नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देने वाले। ये गुजरात कनेक्शन कहाँ से हो गया? वो ये थोड़ा क्योंकि हिडन स्टोरी है, वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतने खूबसूरत अच्छे वाक चातुर्य वाले जो है वो कैसे कैसे पॉसिबल बना वो? मैं हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स पीएचडी के लिए गया और पीएचडी मिलते ही मैं बहुत जल्दी पीएचडी मिल गई मुझे और बहुत फेमस भी हो गया था, क्योंकि 2 नोबेल लॉरिएट ने कहा इतना बढ़िया इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट में हमारे कभी नहीं हुआ। तो मैं वहाँ फैकल्टी में भी प्रोफेसर बन गया। तब मेरी पत्नी गुजरात में यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़कर हार्वर्ड में मैथमेटिक्स करने के लिए आई थी पीएचडी। तो मिल गए वहाँ। अच्छा, वो उनके पिताजी आईसीएस के थे और जो पहले चीफ सेक्रेटरी जब गुजरात का विभाजन हुआ तो वो पहले गुजरात में चीफ सेक्रेटरी बने और जो आज सरदार पटेल का मेमोरियल वही उनका घर भी था उस समय। तो वो उनसे मैं मैथमेटिक्स भी जानता था और इकोनॉमिक्स में उसको उपयोग भी करता था। इनसे मैथमेटिक्स में बातचीत शुरू हुई। डाइनिंग रूम होती थी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की, उसमें तो धीरे धीरे हो गया। और मेरे पिताजी, दोनों पिताजी भी, उनके पिताजी मेरे पिताजी भी जानते थे। वो मेरे पिताजी भी सरकार में थे, वो भी थे सरकार में थे। तो इससे वो आईसीएस में थे, मेरे पिताजी टेक्निकल सर्विसेज में थे। तो हो गया बस। इसमें कोई तर्क तो होता नहीं है। हो गया पसंद आ गए दोनों। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से आतंकवाद का साया, ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड के सभी कंट्री को ये एक परेशान कर रहा है। हिंदुस्तान की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से रशिया अभी फुल फ्लेश एग्रेसिव परफॉर्म कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में से फ्रांस भी अग्रेसिव कर रहा है, यूएस के साथ रिलेशन, और एक तरफ रशिया भी कुछ परफॉर्म कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। हिंदुस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखिए, जब पहले नरेंद्र भाई गए थे अमेरिका तो मैंने उनको सलाह दी थी कि आईएसआईएस के लिए आप सहयोग करेंगे, ये ओबामा को बताइए। ओबामा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर उनके सारे सलाहकार ने कहा कि नहीं, फिर हमारी जो न्यूट्रलिटी है सब खत्म हो जाएगी। अब उस समय हम करते तो अमेरिका का जो मैं मंशा है, मैं जानता हूँ, 10 साल उनके साथ रहा हूँ, उनको पढ़ाया हूँ, उनके साथ पढ़ा हूँ, तो सारा अमेरिकन की जो मंशा है वो तो मैं पूरा समझता हूँ। वो कॉवबॉय टाइप हैं। जब वो संकट में उनके साथ हैं तो वो अपना तिजोरी खोल के दे देंगे, और जब वो आप उस समय नहीं हैं तो आप कितना भी बहस करो, वो कोई ना कहीं तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा के रखेंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होगा। तो मोदी ने नहीं किया, एक मौका गवा किया मेरी राय में, और लेकिन उनके सारे सलाहकार इसके विरुद्ध में थे। मैंने ये कहा कि जो सीरिया है और जो इराक है, वहाँ हमारे 40,000 सैनिक को भेज दो, लेकिन अमेरिका को एक शर्त दो कि हमें हमारी एयरफोर्स, मिलिट्री, सबके मॉडर्नाइजेशन में जो भी शस्त्र हैं उसका खोल के दे दो, हम उसमें से चुन कर ले लेंगे। अमेरिका दे देती। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आईएसआईएस की पहली डॉक्यूमेंट में कहा है कि हमारे दुनिया में जो जिस 3 दुश्मनों को हम कभी बख्शेंगे नहीं, वो है अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा इंडिया।
उनके पेट में दर्द क्या है कि इस गुजरात के जो महाराजा थे और राजस्थान के महाराजा थे, ये दोनों मिल कर के जब उमर था पहला खलीफेट का, वो तीसरा खलीफेट था, उसने ऐलान किया कि मैंने यूरोप की कब्जा कर ली है, अब मैं हिंदुस्तान की कब्जा करूँगा। यहाँ आके ये गुजराती राजाओं ने और राजस्थानी राजाओं ने उसकी ऐसा पिटाई की उसकी फ़ौज की कि उसकी सारी खलीफेट ख़त्म हो गई। जहाँ भी मुस्लिम जाकर कब्जा करके राज की, वहाँ उन्होंने उस देश को 100% मुसलमान बना दी। इस देश में 800 साल रहने के बाद भी वो नहीं बना सके, और अंग्रेज़ों ने 50 साल में सारा यूरोप को क्रिश्चियन बना दी। यहाँ 200 साल राज करने के बाद भी 3% क्रिश्चियन है। तो ये एक उनको खटकता है, तो इसीलिए वो कहते हैं ये अधूरा अध्याय है, माने एक चैप्टर, अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। हमारी इस्लाम के इतिहास में ये अधूरा है हिंदुस्तान, इसको हमें कब्जा करके पूरा मुसलमान बनाना है, ये वो कहते हैं। मेरा सीधा सवाल, इस रशिया और फ्रांस का जो जॉइंट अटैक है वहाँ पे, उसकी वजह से कंपेयर टू यूएस, क्या रशिया अपना वेटेज बढ़ा? नहीं बढ़ा नहीं सकता। देखिए वो बात है कि आखिर में ये सारे जो अरब देशों में हैं वो अधिकांश प्रो अमेरिकन है, सऊदी अरेबिया, कतार, हाँ, बहरीन, इस प्रकार से जो सारे वहाँ उस एरिया, इजिप्ट, ये सारे प्रो अमेरिकन हैं। हाँ, तो सीरिया शुरू से प्रो रशिया था, अब वो दुर्बल हो गया है। अब ये क्या होगा कि रशिया अपने आप अकेलापन करके उन्होंने अपने को निशाना बनाया। ठीक है, अब उनके हवाई जहाज़ को उड़ा दिए। वो आने वाले दिनों में रशिया को इंडिविजुअल डैमेज बहुत करेगा। वो करेगा ही। फाइन। करंट हिंदुस्तान की राजनीति पे आ जाते हैं। जिस तरह से दिल्ली में डिफीट, जिस तरह से बिहार में डिफीट, ये दो डिफीट को देख के आपको क्या लगता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो एक इमेज पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बनी थी, क्या धीरे धीरे इट इज़ गोइंग डाउन लिटिल बिट? डू यू फील दैट? देखिए, हम लोगों को जीतने के लिए जो हिंदू समाज है वो जाति से उठकर वोट करनी होती है। लोकसभा चुनाव में एक माहौल बन गया था कि मोदी ने गुजरात में शानदार विकास किया है तो सारा हिंदुस्तान में करेगा, और भ्रष्टाचार में कांग्रेस के बारे मैंने बदनाम कर दी थी, 2G ये वो। आरएसएस ने हिंदुत्व पर प्रचार करके एक हवा पैदा कर दी कि हिंदू को इकट्ठा होना चाहिए। तो पहली बार 31% अकेला खड़े होकर और एनडीए के साथ 40% हमें वोट मिली, और इसीलिए हमें मेजॉरिटी मिली। अब क्या हो गया कि ये जो काला धन नहीं आया, महंगाई बढ़ते गई, ये सब, और उसमें और कश्मीर में 370 धारा नहीं हटा, राम मंदिर नहीं बना, उनके साथ तो कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं है। उस उत्साह को दोबारा जगाना है, और जगा सकते हैं। यानी कौन सी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि एक स्टेट या 2 स्टेट हार जाए। इंदिरा गांधी 1980 में 2/3 मेजॉरिटी मिली, और उसके बाद तमिलनाडु में एमजीआर ने उनको हरा दी 4 महीने के अंदर। और तो इसमें, और मैं जो 71 में भी जब इंदिरा गांधी जीती थी तो उसको तुरंत 2 महीने के बाद दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो बहुत शक्तिशाली कॉरपोरेशन है, उसमें जनसंघ जीती थी। तो ये मैं उसको, अभी तक मोदी की प्रतिमा अच्छा है, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। ओके फाइन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट टारगेट अभी क्या होगा? क्योंकि ये ना सस्पेंस थ्रिलर सीरियल जो होती है ना, उसके लास्ट में होता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखिए, ऐसा मतलब क्या हरदम एक आइज रहती है। क्या करेंगे अभी? मेरे अलमारी में देखोगे तो मुझे कम से कम 21 पॉलिटिशियंस की फाइल्स हैं। अभी उठाएंगे कौन से, वो बात है। पहले तो हमने एक रूल बनाया, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा जो मुझे नहीं छेड़ता। ये नेहरू परिवार ने मुझे बहुत छेड़ा, इमरजेंसी में तंग किया मुझे। राजीव गांधी अच्छा था, उसके साथ मेरी दोस्ती थी, और दोनों मिलकर के हमने चंद्रशेखर की सरकार भी बनाई, वीपी सिंह को भगा भी दिया। तो राजीव गांधी के बारे में मुझे प्रेम है। लेकिन ये बाकी जो सब हैं, और ख़ास तौर पर ये इटालियन जो हिस्सा है, ये उससे हम दुखी हैं, क्योंकि इनकी जो दुनिया भर में सारे गंदे लोगों के साथ इनकी रिश्ते हैं।
जो देश का भलाई नहीं चाहते हैं, हवाला के लोग, आर्म्स डीलर्स के लोग, क्वार्टर ऐसे लोग, तो उससे मुझे लगता है कि इनको तो इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। तो आने वाला टारगेट भी आपका इस दो में से कोई नहीं, ये तो चले जाएंगे, ये रहेंगे नहीं बोलते। ओके, थैंक यू वेरी मच सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। દર્શક મિત્રો, આથી ખાસ વાત, ખાસ મુલાકાત અતિથિમાં સુબ્રમણ્યમ સ્વામી સાથેની. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર. થેન્ક યુ, થેન્ક્સ અગેન. बाय। देवांग भट्ट के अतिथि शो में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बड़ा आनंद आया। सवाल बहुत सभ्यता के साथ पूछे गए थे और जानकारी लेने की दृष्टि से उस सवालों को पूछी थी। तो ये दूसरे टीवी चैनल से एक भिन्न है संस्कार में, तो इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलाते रहिए।